हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कल आप लोग का जो वीकली टेस्ट के एग्जाम होने वाला है, मतलब जब भी आप लोग वीकली टेस्ट देने वाले हो साइंस का, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस सभी झारखंड बोर्ड का जो मॉडल पेपर पूछा गया वो सवाल है। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सवालों को, जो आप लोग एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और साथ में आप लोग जो बोर्ड एग्जाम दोगे उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। और आपको पता है बोर्ड एग्जाम में अब लगभग 4 महीने के आसपास का वक्त बचा हुआ है, तो अच्छे से एग्जाम की तैयारी में लग जाओ ताकि अच्छे से तैयारी कर पाओ। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी इस प्रकार वीडियो देख सको और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सको। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों, ये जो भी सवाल बता रहा हूँ ये 2023 में इस बार पूछा गया है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण जो पेड़ पौधे करते हैं, क्या किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो उसको क्या क्या चाहिए? CO2 तथा जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश, तीनों चाहिए, यानी कि इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा, जठर ग्रंथियां दोस्तों आमाशय में पाई जाती है। अगला प्रश्न, पित्त रस का स्राव होता है। तो पित्त रस का स्राव दोस्तों यकृत के द्वारा होता है। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी ग्रंथि अंतस्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी तो पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, अंतस्रावी ग्रंथि। घेंगा रोग पनपता है, जिसमें गला वला फूल जाता है, जानते हो? तो ये आयोडीन नमक की कमी से, मतलब आयोडीन की कमी से होता है। इसलिए कहते हैं कि जिसको घेंगा रोग होता है उसको आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। अगला प्रश्न है, पराग कोष में क्या पाए जाते हैं? तो पराग कोष में दोस्तों पराग कण पाए जाते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पराग कोष में पराग कण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जो कि फिजिक्स से है आप लोग का, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। परावर्तन के नियम किस में लागू होते हैं? केवल समतल दर्पण में, केवल अवतल में, केवल उत्तल में, कि सभी में? तो परावर्तन के नियम दोस्तों सभी दर्पणों पर लागू होता है। ठीक है, परावर्तन का जो नियम होता है ना, हर एक दर्पण में परावर्तन के नियम लागू होते हैं। समझ गए? सिर्फ समतल दर्पण में नहीं, अवतल दर्पण में भी परावर्तन के नियम लागू होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। r/2 होता है ना, तो इसकी आधी हो जाएगी। आधी कहाँ देख लो, आधी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, तो उसका फोकस दूरी क्या होगा? तो f निकालना है आप लोग को। फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या यानी r दे दिया है 20, तो आपको पता है f बराबर r/2 होता है। r का वैल्यू कितना है देख लो, 20 है, यानी 20/2 करोगे तो आपका घट के 10 आंसर आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे नहीं करके जाते, फिर बना नहीं पाते हैं। इसलिए कहता हूँ इसको देख लीजिए अच्छे से एक बार। ठीक है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है, यानी कि सी पर होता है, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। देख सकते हो, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को जब हम यहाँ रख देते हैं तो प्रतिबिंब यहीं बन जाता है। समान साइज का बनता है, यहाँ पर सी पर ही बनेगा, याद रखना। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है आभासी वास्तविक दोनों की कोई नहीं। तो अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो होता है वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों का जो पश्च दृश्य दर्पण होता है ना दोस्तों, उसमें कौन सा दर्पण, मतलब पीछे का दृश्य, पश्च दृश्य मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए। तो देखेंगे बाइक सब में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण, आपको पहले ही बताएं, उत्तल दर्पण उसमें लगा होता है। सोलर कुकर में किस दर्पण, गोलीय दर्पण का उपयोग होता है? तो दोस्तों सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्यों? आपको पता है, सोलर कुकर में आग ढकना होता है जिसमें अवतल दर्पण लगा होता है। जो भी सूर्य की किरणें पड़ती है एक जगह पर केंद्रित कर देती है, जिससे खाना आपका पक जाता है। अवतल दर्पण का काम ही है सभी किरणों को एक जगह पे केंद्रित कर देना, और जिससे पूरा हीट उत्पन्न हो जाता है और खाना आराम से पक जाता है। किसी गोलीय दर्पण तक किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण लेंस सम होता है, जिसका भी माइनस में फोकस दूरी होता है वो होता है अवतल। दर्पण भी अवतल और उत्तल भी, सॉरी लेंस भी अवतल। ठीक है, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, सॉरी लेंस अवतल, दोनों अवतल हो जाएगा। यानी अवतल दर्पण बोलो या अवतल लेंस बोलो, दोनों की फोकस दूरियां जो होती है दोस्तों वो माइनस में ही होती है। ठीक है, किसी लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में संबंध, तो P = होता है 1/f, सीधा सीधी संबंध होता है, ए नंबर सही हो जाएगा। लेंस आवर्धन का व्यंजक लिखिए। देखो लेंस आवर्धन का व्यंजक होता है m = v/u, सिंपल सा। m = v/u, ऑप्शन डी। देखिए लेंस का अगर पूछेगा तो m = v/u हो जाएगा। वहीं आपका अगर दर्पण का पूछता तो क्या होता है? m = -v/u। ठीक है, ये दर्पण का होता है।
सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। सामान्य दृष्टि जो वयस्क होता है ना, तो सुस्पष्ट दर्शन की जो अल्पतम दूरी होती है क्या होती है? कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए आप लोग, सॉरी 25 मीटर बोल रहे, 25 सेंटीमीटर, ये आपको पहले ही बताए थे हम आप लोग को। नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र दोस्तों हमेशा किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाए, वास्तविक और उल्टा। नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणुओं या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है? आपस में आदान प्रदान होता है, तो जिसमें आदान प्रदान होता है उसमें द्विविस्थापन हो जाता है। ठीक है, ऐसा अभिक्रिया जिसमें आपस में परमाणुओं का आदान प्रदान होता है उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला सवाल दोस्तों हमारा है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित आप लोग याद रखिएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधार पर किया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि इधर जितना ऑक्सीजन है उधर हम लोग उतना ऑक्सीजन देते हैं, इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 ऑक्सीजन देते हैं, मतलब इसको क्या द्रव्यमान संरक्षण के आधार पर, जितना द्रव्यमान इधर है सभी का अभिक्रिया से पहले उतना ही द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद भी होना चाहिए सभी का। ठीक है, अगला प्रश्न है अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में कौन सा वस्तु में किया जाता है? तो गाड़ी का साइड मिरर के कि हेडलाइट में? तो गाड़ी का हेडलाइट में दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए हेडलाइट मतलब आगे का जो जहाँ पर लाइट जलता है, ठीक है, वहां पर आप लोगों का हेडलाइट का प्रयोग किया जाता है, मतलब अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन घटना है? प्रकाश की किरणें दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उस देखो ये एक कांच का स्लैब है, जैसे प्रकाश यहाँ एंटर करेगा तो ये थोड़ा सा इधर मुड़ जाएगा, तो अपने जो इधर जाना चाहिए तो सीधा थोड़ा मुड़ गया ना, तो इस परिघटना को ही तो हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? तो क्या वायु में, आपको पहले भी करा चुके हैं। उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? बताओ उत्तल लेंस के सामने वस्तु को हम कहां पर रखें कि, देखो ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, कहां पर हम वस्तु को रखें कि उसका जो सीधा हो और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा? तो याद रखिएगा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में, मतलब यहाँ पर अगर कहीं भी वस्तु को रखते हो तो उसका जो है सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है? देखिए इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो जितना कंडीशन है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की कहाँ पर वस्तु को रखने से कहाँ पर बनता है उसको जरूर याद कर लीजिएगा। लेंस की क्षमता का मात्रा कई बार बता चुके, डायोप्टर जिसको डी से सूचित करते हैं। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया, वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है, उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है? देखिए 3 गुना बड़ा बना रहा है, मतलब आवर्धन क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, आवर्धन मतलब क्या, कितना गुना बड़ा बना रहा है, तो 3 गुना बना रहा है, 3 उसका आवर्धन हो जाएगा। ठीक है, अगर वही पूछता है, देखो यहाँ पर बिंब कितना ऊंचा है 10 सेंटीमीटर, अब उसका प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछता है तो 30 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, आवर्धन 3 होगा। नेत्र किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो रेटिना पर, रेटिना बोलो या फिर दृष्टिपटल, जो बोला एक ही बात है, रेटिना बोलो या फिर दृष्टिपटल बोलो। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है? लास्ट क्वेश्चन, कई बार इसका बता चुका मैं आंसर, आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिएगा सभी लोग कि निकट दृष्टि दोष को कौन सा मतलब लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को मैं दे रहा हूँ, दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा ठीक करते हैं। आप लोग कभी नहीं बोलना निकट दृष्टि दोष को किससे ठीक करते हैं। ठीक है, तो सभी को शेयर कर दीजिए वीडियो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो जरूर कर लीजिए ताकि आगे हर एक वीडियो आप लोग देख पाओ और एग्जाम की तैयारी बढ़िया तरीके से कर पाओ। चलिए, सो लव यू ऑल, थैंक ऑल ऑफ यू, फिर नेक्स्ट टाइम जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।